तो चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैं जानती हूँ एपिसोड थोड़ा छोटा होता है, पर इसे भी एडिट करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं और मुझे अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज भी करनी होती है, जिस वजह से मैं रेगुलर चैप्टर नहीं दे पा रही थी। पर अब कोशिश करूंगी कि रेगुलर चैप्टर आए और मैं आप सब लोगों को अच्छी स्टोरी दे सकूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इतनी बारिश देखकर प्रिया सोच में पड़ गई कि अब वह घर कैसे जाए, और वह जाने के लिए आगे बढ़े तो उसे उसका ड्राइवर मिल गया जो उसे और रिचा को लेकर आया था। उसने कहा, मैं बहुत बारिश हो रही है, रास्ते में पानी भर चुका है, इसलिए शायद हम आज यहाँ से नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर प्रिया चिंता में पड़ गई कि वह क्या करे, क्योंकि एक तो वह अपना फोन जल्दबाजी में घर भूल आई थी और दूसरा कि कबीर को पता नहीं था कि वह कहाँ है। वह झूठ बोलकर आई थी कि वह लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। फिर प्रिया ने कुछ सोचा और अपने कदम फिर से होटल रूम की तरफ बढ़ा लिए और रूम में आकर बैठ गई। उसने ध्रुव को फोन करने का सोच, पर बार बार उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, ये सोचकर वह चुपचाप बैठ गई। यह कबीर ने लगभग शहर के सभी मॉल में पता लगा लिया था, जहां पर उसे प्रिया की वहां होने की कोई खबर नहीं मिली थी, जिस वजह से कबीर थोड़ा चिंता में आ गया था। उसने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को फोन लगाया और प्रिया की लोकेशन पता करने को कही, क्योंकि ड्राइवर उनके साथ गया हुआ था। जब ड्राइवर को कॉल किया गया तो उसने उसे बता दिया कि ध्रुव और प्रिया मैडम होटल में है। उसने रिचा का भी नाम लेना चाहा था, पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण ध्रुव और प्रिया इतना ही सुनाई दिया था। कबीर को जैसे सुनते ही उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। इतनी रात को शॉपिंग का बोलकर ध्रुव के साथ होटल में, ये सब सोचकर कबीर का खून खोल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि प्रिया उसे धोखा दे रही है। यही सोचते हुए वह अपनी गाड़ी तेजी से होटल की तरफ बढ़ा रहा था। रास्ते में काफी पानी भरा हुआ था, जिस वजह से उसकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई। ये देखकर उसे और भी चिढ़ हुई, पर वह बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी से उतरा और पैदल ही चल पड़ा, क्योंकि अब होटल ऐसे भी थोड़ा ही दूर था। वह भीगता हुआ होटल में पहुंचा और रिसेप्शन पर जाकर ध्रुव रायचंद किस कमरे में है ये पूछा। वह रिसेप्शन पर खड़ी औरत कबीर को देखकर समझ चुकी थी कि यह कोई बड़ा आदमी है, इसलिए उसने उसे बता दिया कि वह 12वीं मंजिल के डेट रूम में है। ये रूम स्पेशल ही किसी के लिए डेट प्लान करने के लिए बुक किया जाता था। और डेट रूम सुनकर कबीर का पारा और भी चढ़ गया। उसने लिफ्ट का भी वेट नहीं किया और दंदनाता हुआ सीढ़ियों से ऊपर चला गया। जब वह उसे रूम के बाहर पहुंचा तो उसने दरवाजा नॉक किया। ध्रुव ने जब दरवाजा खटखटाना की आवाज सुनी तो उसने रिचा के ऊपर ब्लैंकेट डाला और खुद दरवाजा खोलने निकल पड़ा। दरअसल ध्रुव को भी पता चल चुका था कि प्रिया वापस नहीं गई है और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वह लोग वापस नहीं जा सकते। रिचा प्रिया के कमरे में जाना चाहती थी, पर थोड़ी देर ध्रुव के साथ समय बिताने के चक्कर में उसे कब नींद आ गई यह उसे भी नहीं पता चला, और ध्रुव ने उसे उठाना सही नहीं समझा, इसीलिए उसे सोफे पर लेटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और खुद जाकर दरवाजा खोल। जब उसने सामने भीगे हुए कबीर को देखा तो वह कुछ कहने को हुआ, पर उसके चेहरे का गुस्सा और लाल आंखें देखकर वह कुछ नहीं कह पाया। कबीर सीधे कमरे में अंदर आ गया। उसने अपने नजर कैमरे पर दौड़ाई तो उसकी आंखें और भी गहरी होने लगी। हर जगह फूल बलून्स बिखरे हुए थे, और जब उसकी नजर सोफे पर सोती हुई किसी लड़की पर गई जिसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, ये देखकर तो कबीर का पारा ही चढ़ गया। उसने घूरकर ध्रुव को देखा और उसका कॉलर पकड़कर उसे अंदर ले गया और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुझे अपना दोस्त समझता हूँ मैं, और तू यह मेरी बीवी के साथ एक रूम में क्या कर रहा है। ये कहते वक्त उसकी आंखें बेहद लाल और डरावनी नजर आ रही थी। उसकी बातें सुनकर ध्रुव हैरान रह गया और वह कुछ कहने को हुआ, इससे पहले ही कबीर ने उसके मुंह पर एक मुक्का दे मारा तो बिना उसकी बातें सुन उसे मारने लगा। ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगा। दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से घूर रहे थे। ध्रुव ने कबीर का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ले जाने लगा, पर कबीर के कदम आगे नहीं बढ़े तो उसने उसे और जोर से खींचा, जिस पर कबीर ने अपने कदम आगे बढ़ा लिए। वह उसे हाल में लेकर आया और रिचा के चेहरे से हल्का सा ब्लैंकेट हटा दिया। जो रिचा का चेहरा देखकर कबीर उसे देखने लगा, फिर ध्रुव को देखा, जैसे पूछ रहा हूँ ये यहाँ है तो प्रिया कहाँ है। उसकी नजरों को समझते हुए ध्रुव ने उसे कमरे से बाहर ले गया। बगल में दूसरा कमरा था, उसने उसका दरवाजा नॉक किया तो प्रिया ने दरवाजा खोल सामने ध्रुव को देखकर उसने कहा, भैया आप। फिर तभी उसकी नजर बगल में भीगे हुए कबीर पर पड़ी। उसे देखकर वह हैरान रह गई और कुछ कहती इससे पहले ही ध्रुव ने कबीर को प्रिया के सामने छोड़ दिया और खुद वापस कमरे में चला गया और जाकर दरवाजा बंद कर दिया। कबीर ने एक नजर जाती हुई ध्रुव की पीठ को देखा, फिर प्रिया को देखने लगा, फिर वह अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर लिया और गुस्से से प्रिया को देखने लगा। प्रिया उसकी गुस्से भरी निगाहें देखकर डर गई। कबीर ने उसके बाजू को कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, झूठ बोलकर क्यों आए तुम यहाँ, बता नहीं सकती थी। तो प्रिया ने उसके लाल आंखों को देखते हुए डरते हुए कहा, वह दरअसल भैया सरप्राइज देना चाहते थे रिचा को, तो बस इसीलिए। ये सुनकर कबीर ने उसे झटके से छोड़ दिया। प्रिया हल्का सा लड़खड़ा गई। कबीर ने अपना मुंह फेर और अपना गुस्सा शांत करने लगा, क्योंकि गाड़ी से यहाँ तक आते वक्त उसने कितने बुरे बुरे ख्याल ध्रुव और प्रिया के प्रति बना लिए थे यह वही जानता था। उसने अपना जैकेट निकाल और अपनी शर्ट निकाल कर फेंक दी और सोफे पर जाकर बैठ गया और गुस्से से गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसका गुस्सा देखकर प्रिया की उसके पास जाने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, पर उसने हिम्मत करते हुए अपने कदम कबीर की तरफ बढ़ा दिए और उसके कंधे पर हाथ रख कबीर ने एक नजर उसे देखा और आप जाकर उसने गौर किया, प्रिया ने एक वन पीस ड्रेस पहन रखा था जिसमें उसका गोरे कंधे कलर बोल विजिबल हो रहा था। उसकी गोरा चेहरा और उसकी मासूम नीली आंखें और उसे पर दिखती कुछ
चिंता की लकीरें, ऊपर से उसके पिक चेरी जैसे होंठ। ये देखकर कबीर का गुस्सा कुछ काम हुआ और वह उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कदम प्रिया की तरफ बढ़े तो प्रिया एक एक कदम पीछे जाने लगी। जाते जाते वह दीवार से टकरा गई और कबीर को देखने लगी। कबीर ने एक हाथ उसकी कमर के पास रखा और दूसरा हाथ उसके चेहरे के पास रखा और उसके मासूम डरे हुए चेहरे को देखने लगा। मुझे बिना पूछे आए हो या इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना, ताकि आगे तुम ऐसी गलती ना करो। ये कहते वक्त कबीर किसी साइको की तरह लग रहा था। प्रिया ने डरते हुए कहा, वह हमने कहा ना, भैया ने माना किया था किसी को भी बताने से। सूसू। कबीर की आंखें लाल हो रही थी। कबीर ने उसके होठों को चूम लिया और उसे लेकर बेडरूम में चला गया और उसको कसकर पकड़कर गहरी गहरी सांस लेने लगा, जैसे वह खुद पर काबू कर रहा हो, क्योंकि वह जानता था अगर उसने अपना कब खो दिया तो वह प्रिया को हट कर देगा और प्रिया को हट करने का वह सोच भी नहीं सकता था। अब पहले उसे सिर्फ प्रिया से जुड़ाव महसूस होने लगा था। जब वह प्रिया को नहीं देखा था तो उसे बेचैनी होने लगती थी और शायद यही कारण था कि वह प्रिया से ठीक से बर्ताव करने लगा था और अब शायद उसे धीरे धीरे करके प्रिया की फिक्र होने लगी थी। वह हमेशा ये कोशिश करता था कि उसकी वजह से प्रिया को कोई भी चोट ना पहुंचे और कल से लेकर उसके मन में जो भी उथल पुथल चल रही थी वह पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद प्रिया ने उसके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, जिससे कबीर को अपना गुस्सा पूरी तरीके से कम होता हुआ महसूस हुआ। उसने प्रिया की तरफ अपना चेहरा किया जो उसे ही देख रही थी। कबीर ने उसके कमर को कसकर पकड़ लिया और अपना सर उसके सीने पर रखते हुए आंखें बंद कर ली। ये देखकर प्रिया भी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे भी कबीर की आदत हो रही थी। प्यार तो उसे काफी पहले ही हो चुका था, क्योंकि बचपन से जब आपको प्यार ना मिले, परवाह ना मिले, तो आप छोटी छोटी बातों पर भी खुश हो जाते हो और प्रिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे कबीर की परवाह और फिक्र से कब प्यार हो गया उसे खुद को पता नहीं चला। वह धीरे धीरे उसके बाल से हिला रही थी और खुद भी नींद की आगोश में चले गए। वह दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। ये दूसरी तरफ ध्रुव कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया और सोफे पर एक कोने में बैठ गया। उसकी नजर सोई हुई ऋचा पर पड़ी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने होठों से निकलते हुए खून को साफ कर खुद भी बेडरूम में जाकर लेट गया। अगली सुबह जब प्रिया और कबीर की आंखें खुली तो दोनों तैयार हो गए और बाहर आ गए। प्रिया ने आकर ध्रुव के कमरे का गेट लॉक को किया तो ऋचा ने दरवाजा खोल। उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह प्रिया की सवालों का क्या जवाब देगी। प्रिया ने भी उसके आगे जब महसूस कर ली, इसीलिए उसे कुछ न पूछते हुए सिर्फ इतना कहा, हो गई नींद, अब चले। तो ऋचा ने हाँ कह दिया। ध्रुव भी पीछे से आया और ऋचा का हाथ पकड़कर बिना कबीर की ओर देखे आगे बढ़ गया। ये देखकर कबीर ने एक गहरी सांस ली और प्रिया ना समझी से देखने लगी, क्योंकि कबीर को ध्रुव कभी भी इग्नोर नहीं करता था और आज उसका ऐसा करना प्रिया को कुछ अटपटा लगा। थोड़ी देर बाद ध्रुव अपनी गाड़ी लेकर ऋचा को हॉस्टल छोड़ने के लिए चला गया और प्रिया भी कबीर के साथ सिंघानिया मेंशन के लिए निकल पड़ी। गाड़ी में दोनों खामोश थे, कोई भी बात नहीं कर रहा था। जब सिंघानिया मेंशन आया तो प्रिया गाड़ी से उतर गई और कबीर भी उतर गया। फिर वह दोनों अंदर चले गए तो आरती जी ने प्रिया को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ बच्चा तुम आ गई, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। कल रात को तो जैसे तूफान आ गया था, तुम ठीक तो हो ना? तो प्रिया ने मुस्कुराकर उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, हाँ माँ हम ठीक है। रात को बहुत बारिश हो गई थी ना, इसीलिए हम लोग होटल में रुक गए थे और हमारा फोन भी घर पर रह गया, इसलिए हम आपको कॉल भी नहीं कर पाए। फिर आरती जी ने कुछ नहीं कहा और उन्हें कमरे में जाकर फ्रेश होने का कह दिया, क्योंकि वह कल ही के कपड़ों में थे। थोड़ी देर बाद दोनों जन अपने कमरे में थे। अब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी और कबीर अपनी स्टडी रूम में काम कर रहा था। उसने लंच भी कर लिया था। प्रिया भी लंच कर नीचे बैठी हुई थी। वह राहुल के साथ खेल रही थी और नताशा बगल में बैठी हुई थी। जब आरती जी उससे बात करती तो वह बस हाँ या ना में जवाब दे रही थी, जिसे आरती जी भी समझ रही थी कि जरूर ऐश्वर्या जी ने ही इससे कुछ ना कुछ कहा होगा। पर उसने नताशा की हालत समझते हुए उसे पर ज्यादा दबाव नहीं डाला और उससे ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं की। नताशा तो उनके प्यार और अपनेपन के लिए तरस रही थी, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही रात हो गई। रात के वक्त मेड ने कुछ ज्यादा और बहुत सारे खाना बनाया था और पूछने पर यह बताया था कि राज के कोई बिजनेस पार्टनर्स घर पर डिनर के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए ये सब बन रहा है। ये सुनकर प्रिया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद गेस्ट लोग आ गए। प्रिया ने आवाज सुनी तो वह भी अपने कमरे से नीचे आ गई। जब वह हाल में आई तो हाल में एक 28-29 साल का लड़का और उसके पापा बैठे हुए थे। ये कोई और नहीं बल्कि करण ठाकुर और उसके पापा अजीत ठाकुर थे। ये लोग मिलकर हर राज के साथ उनका बिजनेस ज्वाइन कर रहे थे और कोई बड़े प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे थे, जिस वजह से राज जी ने उन्हें एक दिन के लिए इन्वाइट किया था। प्रिया ने एक नजर करण को देखा और अपनी नजरें फेर ली और आरती जी के पास आकर खड़ी हो गई। करण ने प्रिया को देखा तो वह शॉक हो गया, क्योंकि वह प्रिया को अच्छे तरीके से पहचान चुका था, पर प्रिया को शायद कारण याद भी नहीं था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर नताशा के बगल में बैठ गई। अजीत ठाकुर और राज की बातों में व्यस्त थे और बीच बीच में कारण भी उनसे बातें कर रहा था, पर रह रहकर उसका ध्यान प्रिया पर चला ही जाता। ये सोचकर उसने राज जी से कहा, आपने तो हमें अपनी फैमिली से मिलवाया ही नहीं अंकल। इस पर राज जी ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। आरती जी की तरफ इशारा कर कहा, यह मेरी वाइफ है। इस वक्त ऐश्वर्या जी यह मौजूद नहीं थी और यह बात राज जी के लिए अच्छी साबित हुई, क्योंकि वह भी नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्या की किसी के सामने आए। तो आरती जी बस हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने विवेक की तरफ इशारा कर कहा, इसे तो तुम जानते ही हो, तो करने
हमें सर हिला दिया, यह उसकी वाइफ है। ये कहकर उन्होंने नताशा की तरफ इशारा किया तो नताशा बस हल्का सा मुस्कुरा दी, पर ये विवेक को पसंद नहीं आया। उसने घूरकर उसे देखा, फिर राज जी ने राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा और यह उसका बेटा। फिर उन्होंने प्रभा जी से मिलाते हुए कहा यह मेरी माता जी है, और यह वह कुछ कहते इससे पहले ही प्रभा जी जोर जोर से खाने लगी क्योंकि वह पानी पी रही थी और शायद उन्हें ठसका लग चुका था। यह महसूस कर उनका ध्यान अपनी माँ पर चले गया और वह बोले माँ आप ठीक तो है। फिर आरती जी ने उनकी पीठ सहलाई, जिस पर प्रभा जी ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। करण को जो जानना था वह बात तो वह जान ही नहीं पाया और वह आगे उनके बोलने का वेट करने लगा, पर राज जी ने लगभग सबका इंट्रोडक्शन दे दिया था, इसलिए उन्होंने प्रिया के बारे में कुछ नहीं कहा। और फिर उन्होंने सभी से कहा यह मेरे बिजनेस पार्टनर से और यह उनका बेटा, हम लोग साथ में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। फिर थोड़ी बहुत बातचीत के बाद आरती जी ने सबको डिनर करने का कहा, इसलिए सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगे। तो आरती जी ने प्रिया से कहा प्रिया बेटे। ये सुनकर प्रिया ने कहा जी मामा। सुनते ही करण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, उसे लगा कि यह राज जी की बेटी है। तो मुस्कुरा कर प्रिया को देखने लगा। प्रिया को देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह शादीशुदा है। जो कबीर को बुला लो। तो प्रिया ने कहा माँ वह शाम को ही कहीं बाहर चले गए हैं। ये सुनकर आरती जी ने ठीक है कह दिया। राज ने भी एक गहरी सांस ली क्योंकि वह जानते थे अगर कबीर यह हुआ तो कुछ ना कुछ टेढ़ी बात जरूर करेगा और वह अपना तमाशा नहीं बनना चाहते थे। करण ने तो कबीर के नाम पर इतना गौर भी नहीं किया, उसे लगा कि होगा कोई उसके दिमाग में। तो प्रिया बस चुकी थी, वह प्रिया को देखने लगा। प्रिया इस बात से अनजान सभी को खाना परोसा और चुपचाप नताशा के बगल में बैठ गई और खाना खाने लगी। थोड़ी देर बाद सभी लोगों का खाना हुआ और थोड़ी और बातचीत के बाद करण और अजीत ठाकुर ने जाने का कह दिया। उससे पहले करण ने बहाने से कहा अंकल क्या आप मुझे बता सकते हैं वॉशरूम कहाँ है। ये सुनकर राज जी ने कहा हाँ बेटा जरूर उसे तरफ है। फिर उन्होंने प्रिया से कहा प्रिया जरा इन्हें बाथरूम बता देना। प्रिया अपना नाम सुनकर करण को देखने लगी, फिर उसने बस हाँ कह दिया क्योंकि राज जी उस ज्यादातर कुछ कहते नहीं थे और कहते थे तो वह उसे बात को कर देती थी। उसने करण की तरफ देखकर कहाँ चली। करण की तो मन में लड्डू फूटने लगे थे, वह जो चाहता ही था कि वह प्रिया से अकेले में बात करें और उसे यह मौका मिल गया। प्रिया आगे आगे चल रही थी और करण उसके पीछे। उसने उसे एक गेस्ट रूम में ले आए और बोली आप इसका बाथरूम यूज कर सकते हैं। उसकी प्यारी आवाज सुनकर करण उसे देखने लगा तो प्रिया ने कहा आप आ जाएं हम जा रहे हैं। ये कहकर वह जाने लगी तो करण ने मुस्कुराकर कहा आपका नाम प्रिया है। तो प्रिया ने भी मासूमियत से हाँ कर दिया। फिर करण ने कहा आप मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ती है ना। तो प्रिया ने भी फिर हाँ कह दिया। करण कुछ और कहता इससे पहले ही बाहर से नताशा की आवाज आई, प्रिया को बुला रही थी वह। तो प्रिया ने कहा आप फ्रेश हो जाए, मैं जा रही हूँ, दीदी बुला रही है। वह दौड़ती हुई चली गई और करण ने बस मुस्कुरा कर उसे देखा और बोला अभी तो जाने दे रहा हूँ पर फिर आपसे मुलाकात जरूर होगी प्रिया जी। यह कहकर वह मुस्कुराने लगा। उसके दिल में प्रिया के लिए कोई गलत ख्याल नहीं थे। उसे प्रिया पहले नजर में पसंद आ गई थी, पर उसकी पसंद बस पसंद बनकर रह सकती थी क्योंकि जिसे होना था कि वह तो उसकी हो चुकी थी। फिर उसने बाथरूम में जाकर बस हैंड वॉश किया और बाहर आ गया। फिर उसने अपने पापा से कहा चलिए पापा। उसने आसपास देखा तो प्रिया उसे दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने राज से हाथ मिलाया और विवेक से भी हाथ मिलाकर वह लोग चले गए। फिर सभी लोग अपने कमरे में चले गए। प्रिया कमरे में आकर कबीर को कॉल किया और रिंग जाने लगी, पर कबीर कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो प्रिया ने भी अपनी किताबें निकाली और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते रात के 12 बजे बज चुके थे पर कबीर अब तक नहीं आया था, इसलिए प्रिया ने किताबें रखी और बेड पर बैठ गई। बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 1:30 बजे कबीर कमरे में आया। इस वक्त उसने एक ब्लैक कोट पहन रखा था और अंदर व्हाइट शर्ट थी। उसने अपने कोट को निकाला और बाथरूम में चला गया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। उसके बदन से खून बहने लगा। दरअसल वह एक जरूरी कंसाइनमेंट लेने के लिए गया हुआ था और वह कुछ राइवल से उसका सामना हो गया जिसे कबीर ने मौत के घाट उतार दिया और यह उन्हीं का खून था। खून पानी के साथ भूल रहा था और फिर कबीर ने अपने बालों को ठीक किया और फिर पानी बंद करके कपड़े निकाल लिए और ट्रैवल बांधकर बाहर आ गए। फिर क्लोजेट में जाकर कपड़े बदल दिए। फिर उसने एक नजर सोई हुई प्रिया को देखा और उसके बगल में लेट गया और उसके गले में अपना मुंह छुपाकर वहां पर वेट किस करने लगा। प्रिया हल्का सा कसमसाई और फिर से सो गई। कबीर उससे किसी सांप की तरह निपट गया। ध्रुव अब तक घर नहीं आया था, वो कोई जरूरी काम है कहकर गया था। यहाँ नताशा के रूम में जब वह दोनों रूम में आए तो नताशा ने राहुल को सुला दिया और कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। उसका हाथ जो कल ऐश्वर्या जी ने जलाया था वह अभी भी हल्का लाल था। उसने उसको साफ किया और उसे पर ऑइंटमेंट लगाकर कपड़े चेंज कर बेड पर लेट गई। तभी विवेक उसके ऊपर आया। विवेक ने कहा दूसरे आदमी को देखकर तुम्हारे मन में हमेशा हवास जग जाती है ना, क्या जरूरत थी तुम्हें। उसे करण को देखकर मुस्कुराने की। एक एक करके उसके नजदीक आ गया और उसके कपड़े निकालने लगा और उसके जबड़े को पकड़ लिया था। एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ मिस नताशा, पर अगली बार तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा तक नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने उसके अंदर एंटर किया। नताशा के चेहरे पर दर्द नजर आने लगा। उसने विवेक के बाजू पर हाथ रखा दिया। नताशा अपने नाम आंखों से उसे देख रही थी जो उस पर अपना पूरा जोर लगा रहा था। नताशा ने कहा विवेक जी प्लीज थोड़ा स्लो, दर्द होता है। विवेक ने एक नजर उसे देखा और कहा दर्द तो तुम्हें सहना होगा। अगली सुबह हमेशा की तरह प्रिया तैयार होकर नीचे आ गई और नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उसे ऋचा भी मिल गई। उसने उसे ध्रुव के नाम से खूब छेड़ा जिस पर हर्ष शर्माने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। 2-3 दिनों से आकाश कॉलेज में नहीं था, वह कुछ जरूरी काम में लगा हुआ था और आ जाओ बड़े दिनों बाद कॉलेज आया
था उसने एक नज़र पूरी क्लास पर डाली, फिर प्रिया को एक नज़र देखने के बाद उसे उसकी शादी के बाद याद आ गई। प्रिया भी इतने दिनों से भूल चुकी थी कि उसके प्रोफेसर को पता चल चुका है कि उसकी शादी हो चुकी है। प्रिया ने अपनी नज़रें चुरा ली। ये देखकर आकाश ने फिर पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसका लेक्चर खत्म हुआ तो उसने प्रिया से कहा, मिस प्रिया आप प्लीज मुझे मेरे केबिन में आकर मिली है। ये सुनकर ऋचा और प्रिया एक दूसरे को देखने लगे तो ऋचा ने प्रिया से पूछा, क्या हुआ प्रोफेसर, तुझे क्यों बुला रहे हैं? तो प्रिया ने कहा, हो सकता है शायद कुछ काम हो तो बैठ में जाकर आती हो। ये कहकर प्रिया आकाश के केबिन की तरफ चले गए। उसने गेट लॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कम इन। प्रिया अपने धीमे कदमों के साथ उसके सामने गई और बोली, आपने बुलाया था सर, कुछ काम था? प्रिया की आवाज सुनकर आकाश ने उसकी ओर देखा और बोला, बैठो। प्रिया भी बैठ गई। तुम? आकाश ने पूछा, देखो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी कहां, पर तुम्हारा टीचर होने के नाते मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हारी चाइल्ड मैरिज हुई थी? जिस पर प्रिया ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, हमारी तो शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है, तो इतनी जल्दी शादी करने का कोई खास कारण या फैमिली ने प्रेशर से किया इसलिए कर लो? तो प्रिया ने कहा, हमें किसी ने प्रेशराइज नहीं किया था सर, बस अच्छा रिश्ता था इसलिए शादी हो गई और हम बहुत खुश है। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और चमकते जिससे आकाश रिलैक्स हो गया। ना जाने कितने ही दिनों से वह प्रिया से बात करना चाहता था क्योंकि उसे एक अपनापन महसूस होता था, और यह सोचकर कि इतनी कम उम्र में शादी और उसे कोई परेशानी ना होता हो, ये सोचकर आकाश को मन ही मन घबराहट होने लगी थी। पर प्रिया के जवाब के बाद अब उसकी यह परेशानी दूर हो गई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, जी ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे अपना बड़ा भाई समझकर बता देना। बड़ा भाई? सुनते ही प्रिया उसे देखने लगी और आकाश भी एक पल को हैरान हुआ अपने शब्दों पर। उसने ये क्या सोचकर कहा था उसे पता नहीं था, तो प्रिया ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोली, जरूर बताएंगे सर। तो आकाश भी मुस्कुरा दिया। फिर प्रिया ने कहा, हम जाए हमारे दूसरे भी लेक्चर से? तो आकाश ने हाँ कह दिया और अच्छे से पढ़ने के लिए कहा। फिर प्रिया वहां से चली गई। तभी आकाश का फोन बज। सर गए, मैं प्रिया के मामा मामी का नाम भूल चुकी हूँ इसलिए यहाँ पर दूसरा उसे कर रही हो, अगर आपको याद हो तो कमेंट कर देना। सर उसे मैडम के भाई प्रमोद शर्मा कुछ दिन पहले तक मुंबई में ही रहते थे, पर अचानक से वह कहीं गायब हो गए हैं। उनकी बीवी भी उनके साथ गायब हो चुकी है और उनकी बेटी थी, वह कुछ दिन पहले ये आई थी पर अब वह भी कहीं चली गई है। अच्छा, तुम उसे एरिया में जाकर कुछ पता लगा उनके बारे में और कुछ पता चलता है तो मुझे बताना, आकाश ने कहा। फिर उसने फोन रख दिया और सीट से टिक कर बोला, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सॉरी गाइस फॉर लेट एंड शॉर्ट एपिसोड, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है जिस वजह से रेगुलर एपिसोड्स नहीं आते। जानती हूँ कि आप लोगों की कुछ शिकायत है मुझसे, पर मैं उन्हें जल्दी दूर कर दूंगी और रेगुलर चैप्टर देने की कोशिश करूंगी। बस अभी थोड़ी सी बिजी हूँ, सो थोड़ा सा कोऑपरेट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।